तो रेनेगेड इमॉर्टल्स के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो काम वांग लिन के बस का नहीं था वो एक्चुअली चुलिगो कर देता है। हाँ सही सुना आपने, बट वो हाफ मून ब्लेड जो कि एक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को पोजेस करता है वो चुलिगो की हर बातें मान रहा है। और देखेंगे सुजाकू प्लेनेट छोड़ने से पहले वांग लिन अपने जान पहचान वालों से लास्ट बार मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपने इसके पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि मास्क्ड मैन अपीयर होकर वांग लिन को तोसेन से बचा लेता है और वो एक्चुअली होता है कल्टीवेशन अलायंस का मैसेंजर और वो वांग लिन को सुजाकू बनने का ऑफर देता है, पर वांग लिन इसको तुरंत रिजेक्ट कर देता है और वो जो बुताई को सुजाकू बनवा देता है। तो अगर इसके पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा तो जाकर उसको भी देख लेना। अब आगे तो वांग लिन यहाँ के सभी कामों को निपटाने के बाद यहाँ से फ्लाई करके निकल जाता है, लेकिन तभी उसके सामने दूर से 3 ब्लैक लाइट की रेज आती हैं जो कि उसकी 3 प्राइमरी सोल्स होती हैं। तो ये देखकर वांग लिन की आंखें कोल्ड हो जाती हैं और तभी वो अपना सोल फ्लैग निकालता है और एक वेव करता है जिससे तुरंत वो तीनों प्राइमरी सोल्स फ्लैग के अंदर चली जाती हैं। और तभी वांग लिन सोचता है कि ये ल्यूमे के पास सच में स्किल है। उसके पीछे 4 प्राइमरी सोल्स लगे हुए थे पर फिर भी उसने उनमें से एक को डिस्ट्रॉय कर दिया। लगता है वो सुजाकू टोम छोड़ के जा चुकी है, लेकिन मैं जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं उसे जरूर मार दूंगा। और फिर वांग लिन बोलता है कि मेरे और इस औरत के बीच अभी तक कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी, पर बार बार उसने मेरे अगेंस्ट चैलेंज चली और उसने तो कियन फेंग के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश भी की थी, इसलिए उसे जिंदा छोड़ना मुमकिन नहीं है। और जो वांग लिन और ल्यूमे के बीच में हुआ था वो वांग लिन के लिए एक ड्रीम जैसा था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अब वांग लिन ल्यूमे को मारने का डिसाइड कर लेता है और फिर वांग लिन अपने सोल फ्लैग को देखकर बोलता है इस सुजाकू टूम के ट्रिप में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब मेरे पास सिर्फ 3 प्राइमरी सोल्स बचे हैं और सारे सोल फ्रैगमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए और इस फ्लैग की पावर भी काफी वीक हो गई है, लेकिन अगर मुझे और सोल्स मिल जाए तो मैं इसे फिर से पूरी पावर तक रिपेयर कर सकता हूँ। बस अफसोस ये है कि वॉन्डरिंग सोल्स यूज नहीं हो सकते, वरना ये काम बहुत ईजी होता। और अभी इस समय वांग लिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चुलिगो को ढूंढना और साथ ही वांग लिन को उस हाफ मून ब्लेड की भी जरूरत होती है। तो जैसे ही ये वांग लिन सोचता है वो तुरंत चुलिगो की लोकेशन पे लॉक कर देता है और निकल जाता है चुलिगो को बचाने और हाफ मून ब्लेड को लेने के लिए। और इसी के साथ सुजाकू टूम का चैप्टर खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ जब युनकेजी सुजाकू टूम से बाहर आता है तो वो और फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के लोग तुरंत नॉर्थ वेस्ट की तरफ रिट्रीट करके वहाँ के एक कॉन्टिनेंट पे सेटल हो जाते हैं और उसके बाद वो कल्टीवेटर्स के साथ कैजुअली इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि प्लैनेट सुजाकू पर वॉर के दौरान बहुत सारे कल्टीवेटर्स मर चुके थे। इस वजह से बहुत सारी सेक्ट्स वीक हो गई थी और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने मास डिसाइपल रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी थी। और ऐसे में बहुत लोग जिनमें कल्टीवेशन की क्षमता नहीं भी थी उन्हें भी सेक्ट्स ने रिक्रूट कर लिया और जो सच में टैलेंटेड लोग होते उन्हें अपने घर से खींच के सेक्ट्स में ले जाया गया। साथ ही उन्हें ट्रेजर्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा और डिलीजेंट टीचर्स उन्हें पर्सनली ट्रेन करते थे ताकि वो अपने सेक्ट के कोर बन सकें। और इस वक्त प्लैनेट सुजाकू पर सिर्फ एक ही अर्ली स्टेज एसेंडेंट कल्टीवेटर बचा था, अर्थ शैटरिंग सेक्ट का एंसेस्टर, जो अपना ज्यादा वक्त क्लोज डोर कल्टीवेशन में ही गुजारता था और दुनिया के मामलों से मतलब नहीं रखता था। हाँ, वो जो बुताई के सुजाकू बनने से खुश नहीं था, लेकिन कल्टीवेशन अलायंस मैसेंजर के डिसीजन को मजबूरी में एक्सेप्ट कर लेता है। और 1 साल बाद जो बुताई सुजाकू टूम से बाहर आता है और उसका कल्टीवेशन अभी भी सिर्फ लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन के पीक पर ही होता है, लेकिन उसके पास सुजाकू सील होने की वजह से वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को भी थ्रेटन कर सकता है। तो ये देखकर वो वर्ल्ड का सबसे कम कल्टीवेशन लेवल वाला टाइटल्ड कल्टीवेटर बन जाता है, लेकिन उसे खुद पता था कि उसकी कल्टीवेशन अभी बहुत कमजोर है, इसलिए जैसे ही वो बाहर आता है वो सीधा माउंट सुजाकू पे क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला जाता है और धीरे धीरे पूरा प्लैनेट सुजाकू अपनी वो लॉस्ट पीस दोबारा पाने लगता है। और तभी हम ल्यूमे को देखते हैं जो कि प्लैनेट सुजाकू से बहुत दूर वॉइड में फ्लाई कर रही होती है और उसका एक्सप्रेशन बहुत ही अगली होता है और इस समय वो वांग लिन पे बहुत ही गुस्सा होती है। वो लाइटनिंग की स्पीड से स्पेस में मूव कर रही होती है और फिर वो बोलती है अगर मास्टर ने मुझे सीक्रेटली उस 4th सोल को ना दिया होता तो इन 4 प्राइमरी सोल्स के सामने मेरा जिंदा रहना इम्पॉसिबल था। और तभी ल्यूमे के फोरहेड पर एक गोल्डन पर्पल लाइट फ्लैश होती है। फिर वो कोल्डली बोलती है वांग लिन, अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो मैं ऐसे सॉरी स्टेट में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, और जब मेरा 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन इवॉल्व होकर 10,000 इल्यूजन डीमन डोमेन बन जाएगा ना तो वांग लिन तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे। और ये कहकर उसकी आंखें और भी कोल्ड हो जाती हैं और उसका फिगर स्टार्स के बीच से वैनिश हो जाता है। लेकिन ल्यूमे ही अकेली नहीं थी जो प्लैनेट सुजाकू छोड़ के गई थी, बल्कि जीसिन भी प्लैनेट सुजाकू को छोड़ चुकी थी और वो अभी तेज स्पीड से स्पेस में मूव कर रही थी। और तभी हमें प्लैनेट सुजाकू में कंट्री ऑफ चू के क्लाउड स्काई सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक विला के अंदर वांग लिन बैठा होता है और वो विंडो के बाहर शांति से देख रहा होता है और बाहर एक ओपन स्पेस में वो लिटिल व्हाइट आराम से सनलाइट का मजा ले रहा होता है और उसी के बगल में बैठ के जोरू कल्टीवेशन कर रही थी। और 1 साल पहले वांग लिन सुजाकू टूम से वापस चू आ गया था और वापस आते ही उसने सीधा क्लोज डोर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया जो 1 साल तक चला था। और इस 1 साल में उसने सुजाकू टोम की सभी इंजरीज हील कर ली थी और अपना कल्टीवेशन भी थोड़ा और बढ़ा लिया था, लेकिन अभी भी वो मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाया था, पर उसका अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज्यादा स्टेबल हो गया था। और 7 दिन पहले सुजाकू जो बुताई ने उसे अपनी अपॉइंटमेंट सेरेमोनी के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन वांग लिन ने तुरंत मना कर दिया। तो जो बुताई ने भी समझ लिया था कि वांग लिन रुकने वाला नहीं है, इसलिए उसने फोर्स नहीं किया, बल्कि उसने प्रॉमिस किया कि जब तक वो जिंदा है तब तक वांग लिन के फ्रेंड्स हमेशा पीस में रहेंगे। और तभी वांग लिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग से एक सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर निकाल लेता है जो उसके सामने फ्लोट करने लगती है और उस सोर्ड के आते ही एक हाफ मून ब्लेड भी खुद ही बैग से बाहर फ्लाई करके सोर्ड के आसपास
आसपास घूमने लगती है जैसे बहुत हैप्पी हो। और तभी सुलिगो की आवाज सेलेस्टियल सोर्ड से आती है। वो बोलता है, मास्टर नंबर 4 को मैंने अभी कंप्लीटली टेम कर लिया है और ये अब बहुत ही ओबीडियंट है। और तभी सुलिगो सोर्ड से बाहर आता है और बोलता है, नंबर 4 जाओ और मास्टर को ग्रीट करो। जिसे सुन के हाफ मून ब्लेड एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जाकर वो वांगलिन को ग्रीट करता है। और वांगलिन अपने मन में सुलिगो को देखकर एडमायर करता है। उसे याद आता है कि जब उसने सुलिगो को ढूंढा था तब उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया है, लेकिन वो हाफ मून ब्लेड के साथ इतना अच्छा रिलेशन बना चुका था कि जब सुलिगो वांगलिन के साथ जाने लगा तो वो ब्लेड भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। और ये सब वांगलिन की एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बाहर था। और अभी भी वांगलिन डायरेक्ट उस ब्लेड को कंट्रोल नहीं कर सकता, न ही उस पर अपनी डिवाइन सेंस इंप्रिंट कर सकता। लेकिन जैसे ही सुलिगो किसी डेंजर में होता, हाफ मून ब्लेड ऑटोमेटिकली उसकी मदद करता। इस वजह से सुलिगो की प्राइड स्काई हाई हो गई थी। और अगर वो वांगलिन से डरता नहीं और उसका लाइफ फोर्स उसके हाथ में ना होता तो शायद सुलिगो कब का रेबेल कर चुका होता। और ये सब वांगलिन को पता था कि अगर वो खुद हाफ मून ब्लेड के अगेंस्ट फाइट करेगा तो सिचुएशन स्टिकी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ब्लेड को सुलिगो पसंद था, इसलिए उसने सुलिगो के थ्रू ही उसे कंट्रोल करना सही समझा। और 1 साल में वांगलिन ने इस ब्लेड को स्टडी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई हेडवे नहीं मिला। तो धीरे धीरे उसने इस मैटर पे ध्यान देना भी छोड़ दिया। और तभी वांगलिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग को टच करता है और सोचता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो उसे करनी है। उसके बैग में रखे बहुत सारे ट्रेजर्स को फिर से रिफाइन करना है। और वो बोलता है, ये प्लेनेट टियनयून का ट्रिप एक फॉग में लपेटा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वहाँ क्या होगा। लेकिन तभी एक एरोगेंट आवाज वॉइड में गूंजती है और सीधा वांगलिन के कानों तक आती है। और ये वॉइस सिटूनन की होती है। वो बोलता है, वांगलिन आके देख लो जो मैटर मैंने तुम्हारे कहने पे इन्वेस्टिगेट किया था। मैं अभी फीनिक्स सिटी के बाहर एक विलेज मलबेरी में हूँ। और हाँ, फ्यूचर में ऐसे छोटी मोटी चीजों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। और मैं अभी अपनी किंग वाली लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। और हाँ, जब तुम सुजाकू प्लैनेट से जाओगे तो मुझे बता देना, हम दोनों एक साथ ही निकलते हैं। और ये देखकर वांगलिन के चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। उसे याद आता है कि जब वो सुजाकू टूम से बाहर आया था तब उसकी और सिटूनैन की बात हुई थी कि दोनों चू वापस जाकर अपने मैटर्स निपटाने के बाद एक साथ निकलेंगे। पर हाफवे में ही चू के रास्ते में सिटूनैन एक मॉर्टल पैलेस को देखता और उसके अंदर एकदम से किंग बनने का अर्ज जग जाता है। तभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो वांगलिन के साथ चू नहीं जाएगा और सीधा उस पैलेस की तरफ रश कर गया। और वांगलिन को नहीं पता था कि सिटूनैन ने कौन सा मेथड यूज किया, लेकिन अगले दिन उस पैलेस का असली किंग उसको किंग का इक्वल बना देता है। तब से सिटूनैन एकदम केयरफ्री लाइफ जीने लगता है। लेकिन फिर भी वो प्लेनेट छोड़ने की बात भूलता नहीं और वांगलिन से कह देता है कि जब भी तू रेडी हो मुझे बता देना। और तभी वांगलिन एक डीप ब्रेथ लेता है और बाहर चला जाता है। और जैसे ही वो निकलता है, शेड के नीचे जोरू जो बैठ के कल्टीवेशन कर रही होती है, वो वांगलिन को देखकर स्माइल करती है और अपना कल्टीवेशन खत्म करके खुशी से बोलती है, अंकल रूअर की कल्टीवेशन स्पीड कैसी लगती है आपको? मैं ऑलरेडी खी कंडेंसेशन की सेकंड लेयर पे पहुंच गई हूँ। और 1 साल पहले जब वांगलिन चू आया था तभी उसने तुरंत पगोडा समन करके जोरू और लिटिल व्हाइट को बाहर निकाल लिया था। और उसने पहले ही पगोडा के अंदर जोरू के लिए काफी खाना रख दिया था। और जोरू बाहर आने के बाद उसने वांगलिन से रिक्वेस्ट की कि उसको कल्टीवेशन सिखाए। तो वांगलिन पहले मना करता है, लेकिन उसके ज्यादा फोर्स करने पर उसको खी कंडेंसेशन का चांट दे देता है। और टाइम के साथ जोरू एक एडल्ट बन गई थी और उसको देखकर वांगलिन को ली मुआन याद आती है। और तभी जोरू थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, अंकल क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नेचुरली जोरू को ली मुआन के बारे में कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वांगलिन ने उसकी मेमोरी इरेज कर दी थी और लिटिल व्हाइट ने भी उससे कभी नहीं बताया। और तभी वांगलिन उसके बाल का एक स्ट्रैंड टच करता है और उसकी आंखों में एक रेयर जेंटल गेज आती है। वो सॉफ्टली बोलता है, अंकल ओल्ड हो रहा है, तुम्हें देखकर मुझे किसी अपने की याद आ गई। तो जोरू हंसते हुए बोलती है, अंकल आप बिल्कुल भी ओल्ड नहीं लगते। कल ही एक नए जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर ने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरे बड़े भाई हो? तो ये सुनकर वांगलिन हल्का सा मुस्कुराता है। उसको पता था कि ऐसा कोई जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर है ही नहीं, ये सब उसने सिर्फ उसको खुश करने के लिए बोला। और तभी वांगलिन जोरू से पूछता है, जोरू क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स याद है? तो जोरू कंफ्यूजन में बोलती है, बस थोड़ा थोड़ा। तो ये देखकर वांगलिन की आंखों में एक हिंट ऑफ अपॉलॉजी आ जाता है। तभी वो सॉफ्टली बोलता है, जोरू अंकल तुम्हें घर ले जाएगा। और तभी वांगलिन अपना स्लीव वेव करता है और तुरंत एक क्लाउड उनके नीचे अपीयर होता है जिसपे बैठ के दोनों निकल जाते हैं। और तभी क्लाउड पे बैठी जोरू थोड़ा हेजिटेट करके सॉफ्टली पूछती है, अंकल क्या आपने मेरे पेरेंट्स को ढूंढ लिया है? तो वांगलिन उसको देखकर बोलता है, हाँ मैंने ढूंढ लिया है। और जोरू याद रखना, जब तुम अपने पेरेंट्स को देखो तो उनके लिए हमेशा फिलियल रहो। फिलियल लव ही इंसान का सबसे पहला प्यार होता है और अगर तुम उसमें फेल हो गई तो तुम इंसान कहने लायक नहीं रहोगी। और ये बोलते वक्त वांगलिन को अपने खुद के पेरेंट्स की याद आ जाती है। तो जोरू नोड करती है लेकिन फिर थोड़ा हेजिटेट करके सॉफ्टली बोलती है, अंकल आपने तो कहा था कि जब आप प्लेनेट सुजाकू छोड़ोगे तब मुझे भी साथ ले चलोगे। तो ये सुन के वांगलिन एक हेवी साई लेते हुए उसे देखकर बोलता है, जोरू हमारा फेट यहीं खत्म होता है। और ये सुन के जोरू का पूरा बॉडी ट्रेम्बल करने लगता है, उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और आंसू भर आते हैं। तो ये देखकर वांगलिन एकदम हेवी टोन में बोलता है, बस और कुछ मत कहना। और तभी हम प्लेनेट सुजाकू फीनिक्स सिटी के बाहर एक छोटे से मॉर्टल विलेज को देखते हैं जहाँ पे एक सिंपल सी छोटी झोपड़ी होती है और उसमें एक थोड़ी बड़ी उम्र की औरत खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन तभी उसे कमरे से एक आवाज आती है तो वो जल्दी से किचन से निकलकर उस रूम में चली जाती है जहाँ से आवाज आई थी, जहाँ पे एक ओल्ड मैन बेड पे बैठा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि जोरू के पेरेंट्स होते हैं। और तभी जोरू की मदर अपने हस्बैंड को इस हालत में देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो सॉफ्टली बोलती है, हस्बैंड तुम्हें क्या खाना है? और तभी वो अपने
हस्बैंड को हेल्प करती है उसको बैठाने में। तो जोरू का फादर धीरे से बोलता है, रू की माँ, मैंने कल एक सपना देखा था कि हमारी बेटी वापस घर आ गई है। और वो बोलता है वो हमारी बेटी बहुत जल्द घर लौट आएगी। तो ये सुन के जोरू की मदर और भी ज्यादा रोने लगती है। तभी वो सॉफ्टली कहती है, हाँ वो जल्द ही लौट आएगी। और जोरू का फादर रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन के साथ बोलता, मुझे पछतावा है कि मुझे उस वक्त उस डाओइस्ट को अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए थी। पल भर में 20 साल गुजर गए और मुझे नहीं पता वो कैसी होगी। तो जोरू की मदर अपने आंसू पोंछकर बोलती है, फिक्र मत करो, हमारी बेटी लकी है, वो जरूर सेफ होगी। ये लोग फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के इन्वेजन के वक्त यहाँ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन बेटी को डाओइस्ट के साथ भेजना इनके दिल का सबसे बड़ा जख्म बन गया था। और सालों की लॉन्गिंग ने उस जख्म को और गहरा कर दिया था, जिसे जोरू के फादर ने हमेशा रिग्रेट फील किया। और जब से वो बीमार पड़े, कभी ठीक नहीं हुए, दिन ब दिन कमजोर होते गए, जिससे पूरे घर की जिम्मेदारी जोरू की माँ पर आ गई। एक सिंपल हाउसवाइफ को पूरे फैमिली का सपोर्ट करना पड़ा, लेकिन हर रात के सपनों में वो आंसुओं के साथ अपनी बेटी का नाम लेती थी। तभी वो सॉफ्टली बोलती है, हमारी बेटी वापस आएगी। हस्बैंड, कल तुमने सपना देखा था ना उसके लौटने का, तुम्हारा सपना जरूर सच होगा। और जैसे ही जोरू की मदर की नजर दरवाजे की तरफ पड़ती है, उसका पूरा शरीर ट्रेम्बल करने लगता है, क्योंकि डोर में और कोई नहीं बल्कि जो खुद खड़ी होती है। तो ये देखकर जोरू की मदर सॉफ्टली और हेजिटेंटली बोलती है, तुम। तो तभी जोरू भी बोलती है, वो मदर, और वो तुरंत अपनी माँ के पास रोते रोते जाकर उसको हग कर लेती है। और ये देखकर जोरू के फादर एकदम से अनइमेजिनेबल पावर से फील्ड लगने लगते हैं और वो खुद ही बेड से उठकर बैठ जाते हैं। उसके चेहरे पे आंसू बह रहे थे और वो बोलते हैं, गॉड हैव मर्सी ऑन अस, गॉड हैव मर्सी ऑन अस, मेरी बेटी घर लौट आई। और ये सब बाहर से वैंगलिन देख रहा होता है। तभी उसने एक गहरी साई ली और उसके दिल में रिग्रेट भर गया इन दोनों एल्डर्स के लिए। तभी उसने अपने राइट हैंड से पॉइंट किया और क्वाइटली एक स्पिरिचुअल एनर्जी की रे जोरू के पेरेंट्स के अंदर भेज दी, जिससे एकदम से जोरू के फादर का पूरा बॉडी रिकवर हो गया, फिर से वाइटैलिटी से फिल्ड हो गया। और साथ ही जोरू की मदर भी सेम तरह बिल्कुल हेल्थी हो गई। और तभी वांगलिन वहां से चला जाता है, जो कि घर के अंदर से जोरू फील कर लेती है, जिससे जोरू बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि उसके लिए वांगलिन पेरेंट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो छोटी थी तब से उसके साथ सिर्फ वांगलिन ही था। और तभी वो अपने मन में कहती है, अंकल, मैं कल्टीवेट करती रहूंगी जब तक प्लेनेट सुजाकू छोड़ने लायक नहीं हो जाती। उस दिन मैं आपको ढूंढ लूंगी, तब तक जोरू आपको कभी ड्रैग नहीं करेगी। और तभी कंट्री ऑफ चू का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगलिन क्लाउड स्काई सेक्ट के बाहर अपीयर होता है और वो जोर से कहता है, टाइयन बाहर आओ मुझसे मिलने, जिससे वांगलिन की आवाज पूरे क्लाउड स्काई सेक्ट में गूंज जाती है। और तभी टाइयन भी तुरंत वहां पे आ जाता है। और अभी टाइयन सोल फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच चुका था और चू एक रैंक 4 कल्टीवेशन कंट्री बन गया था। और तभी वांगलिन एक बैग ऑफ होल्डिंग टाइयन को देता है और बोलता है, अगर जोरू अपने दम पर नेसेंट सोल स्टेज तक कल्टीवेट कर पाई तो ये उसे दे देना, और अगर नहीं कर पाई तो रहने देना। इस पे मेरा सील है, ये सील सिंपल है, अगर तुम ध्यान से स्टडी करोगे तो एक दिन इसे तोड़ पाओगे। तो ये सुन के टाइयन तुरंत घबराता है और रिस्पेक्टफुली कहता है, टाइयन की हिम्मत नहीं, ये तो आपका गिफ्ट है जोरू के लिए, अगर मेरी जान भी चली जाए फिर भी मैं इसे खोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। तो वांगलिन उसको देखकर कहता है, ना तुम्हें इसे खोलने की लालच नहीं करनी चाहिए, अगर किया तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसे अच्छी तरह याद रखना। और ये कहकर वांगलिन वहां से चला जाता है और ये सुनकर टाइयन का दिल हिल उठता है। और अब वांगलिन जाएगा प्लैनेट सुजाकू के एक्सट्रीम नॉर्थ में, जहाँ पहले कंट्री ऑफ सुएयुए होता था। वहाँ की आइसी विंड हड्डियों तक ठंडी कर देती थी और किसी को पता नहीं कैसे, लेकिन वहाँ एक बड़ा फील्ड ऑफ रोजेज उग गया था। लेकिन ये रोजेज लाल नहीं, व्हाइट रोजेज थे। सारे सफेद गुलाबों की सुगंध पूरे एरिया को भर रही थी। और उस एरिया के ईस्टर्न साइड में एक आइसी वैली था, उस वैली के अंदर एक सिंगल ब्लू रोज उग रहा था। और तभी वांगलिन वैली के अंदर आता है और जैसे ही वो अंदर आता है, ब्लू रोज जैसे जिंदा हो जाता है और अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ता है, जिससे पूरा वैली उस फ्रेग्रेंस से भर जाता है और जैसे कोई मेडन वैली में डांस कर रही हो। तो वांगलिन चुपचाप उस ब्लू रोज के पीछे खड़ा रहता है, बहुत देर तक उसे देखता है, फिर वो स्क्वाट करके उसे जेंटली तोड़ लेता है और वापस चल देता है। और फिर वांगलिन जाता है वांग फैमिली के एंसेस्ट्रल होम और वहां जाकर वो अपने पेरेंट्स के टैबलेट्स को देखता है और लगातार 3 दिन तक वहीं खड़ा रहता है। फिर वो कोटाउ करके उस टेम्पल से बाहर चल देता है और टेम्पल के बाहर वांगजुओ खड़ा होता है। एक दिन पहले ही वांगजुओ को एक कॉल फील हुआ था, इसलिए वो यहाँ आया था और टेम्पल में उसने तुरंत वांगलिन की प्रेजेंस फील कर ली। उसे पता था कि वांगलिन ने अपनी प्रेजेंस छुपाई नहीं थी, बल्कि वही कॉल उसने भेजा था। इसलिए वांगजुओ आया और उसने वांग फैमिली के सब मेंबर्स को यहाँ बुलवा लिया, चाहे वो जो भी कर रहे हो। और जैसे ही वांगलिन टेम्पल से बाहर निकलता है, अभी वांगजुओ जोर से बोलता है, सब वांग फैमिली मेंबर्स कनील। तो ये सुन के तुरंत टेम्पल के बाहर खड़े 100 से ज्यादा वांग फैमिली के डिसेंडेंट सब जमीन पे घुटनों के बल गिर जाते हैं। उनका आइडेंटिटी चाहे जो भी हो, दुनिया में उनका स्टेटस चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन इस वक्त वो सब अपने फाउंडिंग एंसेस्टर के सामने घुटने टेक रहे थे। ये वही फाउंडिंग एंसेस्टर था जो 600 साल पहले वांग फैमिली से था और डिसेंडेंट्स का ये फीलियल ड्यूटी था कि वो अपने एंसेस्टर के सामने नील करें। और इसी की वजह से वांग फैमिली उन फ्यू फैमिलीज में आती थी जहाँ कल्टीवेटर्स भी उनसे मिलते वक्त रिस्पेक्टफुल होते थे। और इसका रीजन सिर्फ एक था, वांगलिन। तभी वांगजुओ भारी आवाज में वांगलिन को देखकर कहता है, वांगलिन, मैंने वांग फैमिली के सब डिसेंडेंट्स को यहाँ तुम्हें सेंड ऑफ देने के लिए बुलाया है। तो वांगलिन अपने फैमिली ब्लड लाइन वाले लेकिन अनजान चेहरों को देखकर कहता है, सब उठ जाओ, जिसे सुन के तुरंत पूरी वांग फैमिली रिस्पेक्टफुली खड़ी हो जाती है और वांगलिन की तरफ देखने लगती है। फिर वांगलिन वांगजुओ की तरफ देखकर धीरे से कहता है, मेरे जाने के बाद वांग फैमिली तुम्हारे हवाले है। तो ये सुन के वांगजुओ थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर एक गहरी साई लेता है और बोलता है, देखते ही देखते 600 साल बीत गए। वांगलिन, तुम अपना ध्यान रखना, घर के मामले में संभाल लूंगा। और वांगलिन फिर टेम्पल की तरफ मुड़कर एक आखिरी बार घूर
कर देखता है, उसके बाद एक कदम आगे बढ़ाता है और तुरंत बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।